सबसे पहले आप लोग समझिए, किसी भी वीडियो को जब बनाया जाता है, किसी प्रश्न का, किसी मैटर को लेकर के, जैसे आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को गहराई से देखिए, स्किप नहीं कीजिए, भगाइए मत। पूरा जब तक के वीडियो गहराई से नहीं देखिएगा, आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, तब आप पूरी वीडियो को देखिए, तब समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग अपने आप में आत्मविश्वास जगाइए कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूं, अब मुझे क्या सीखना है। सीखने के लिए जो विद्यार्थी के, स्टूडेंट के लक्षण होते हैं, वो सभी गुण परिपूर्ण होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखे नहीं, थोड़ा बहुत दौड़ा करके देख लिए, उससे ज्ञान नहीं मिल पाएगा जब तक पूरा नहीं देखिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश जो है, इंग्लिश की नींव इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर है। ये इंग्लिश का हम लोग 8 खंभा, एक पिलर कहते हैं, इंग्लिश का पिलर है, 8 पिलरों पर खड़ा है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पहला होता है नॉन, पहला क्या होता है, नॉन, जिसको हम लोग संज्ञा कहते हैं, और दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको हम लोग विशेषण कहते हैं, और तीसरा में एडजेक्टिव है, चौथा वर्ब है, पांचवा एडवर्ब है, और छठा में प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ये आठ इंग्लिश के पिलर हैं। इस पर अगर आप कमांड कर लिए तो इंग्लिश के हीरो हो जाइएगा, कोई भी हाथ नहीं मिला सकता है। इस पर शर्त है कि आप इस पर ध्यान दें, इसको समझने की कोशिश करें कि क्या है। नॉन पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नॉन। ए नॉन इज ए नेमिंग वर्ड्स, ए नॉन इज ए नेमिंग वर्ड्स। मतलब क्या, समझिए, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं और उसका नाम है, जितने भी जीव जंतु हैं उसका नाम है, वह आपको नाउन है, उसको हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सर कैसे हो सकता है, तो यहां पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ये दिखा सकते हैं। जैसे बुक, ये नाउन है, किसी वस्तु, थिंग्स का नाम है। यहां पर हम ले लेते हैं पटना, किसी स्थान का नाम है, ये नाउन है। यहां पर ले लेते हैं राम, ये क्या है, नाउन है ना। यहां पर हम लोग ले लेते हैं मिल्क, दूध, ये भी नाउन है। अब सबसे पहले समझना है कि जिस वस्तु का भी नाम है वह क्या है, नाउन है। अब आइए हम देखते हैं नाउन को हम लोग कितने भागों में बांटा है, 5 भाग में बांटा है। कितने में, 5 भागों में, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर पर्सन मतलब किसी खास वस्तु का, खास प्लेस का, आदमी का जो नाम होता है, उसके पहले हम लोग वो जो है, उसका जो पहला अक्षर होता है वो ऑलवेज कम्स कैपिटल लेटर, वो बड़ा, कहीं पर भी आएगा, बीच में लिखिए, शुरू में लिखिए, लास्ट में लिखिए, उसका पहला अक्षर कैपिटल आएगा। जैसे यहां पर एक उदाहरण के तौर पर आप देखते चलिए, यहां पर अगर हम लिख रहे हैं अहमद, किसी का नाम लिख रहे हैं अहमद, तो ये अहमद जब लिखेंगे तो ये शुरू में आए, लास्ट में आए, जहां भी आए,
किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। दूसरा देख लीजिए, यहां जैसे लिखते हैं हम लोग दरभंगा, क्या लिखते हैं? दरभंगा प्लेस है, इसका भी पहला अक्षर आपको बड़ा होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं यहां लिखेंगे संडे, इसका भी पहला अक्षर बड़ा होगा। जैसे मार्च, इसको भी लिखेंगे तो इसका पहला अक्षर बड़ा होगा। तो अब हमने देखा कि प्रॉपर नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, किसी स्थान, दिन, महीना आदि के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो आदमी कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं वो आज बैठ करके देखिए, पढ़िए, टोटल समझ में आ जाएगा और आप सीखने लगेंगे। यहां पर दूसरा नंबर में है कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, यानी पर्सन थिंग्स भी होगा यहां, ठीक है। तो यहां पर देखने की चीज है, यहां एक उदाहरण के तौर पर यहां पर हम दिखाते हैं, जैसे पेन, जैसे बॉय। बॉय से मतलब क्या हुआ? लड़का जाति का बोध हो गया। बॉय लड़का, गर्ल किसी लड़की जाति का बोध हो गया, यानी लड़की जाति से हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। काउ है ना, ये गाय जाति का कंपेयर कर रहे हैं। इस तरह से किसी वस्तु का हम लोग बुक, किसी वस्तु का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इस तरह से ETC ये आपका कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। सबसे पहले समझिए कलेक्टिव नाउन क्या है? माने एक समूह, भीड़ से ही, कलेक्ट से ही पता चलता है। तो हम लोग कैसे फॉलो करेंगे? यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। एज, क्लास, क्या क्लास में एक आदमी होता है? समूह, क्लास में समूह होता है, उस समूह के अंतर्गत में कई बच्चे होते हैं। तो यहां क्लास, ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। यहां देखिए आर्मी, क्या है? आर्मी, आर्मी सेना, एक आदमी सेना में होते हैं क्या? अनेक होते हैं। यहां पर मीटिंग, मीटिंग में एक आदमी होते हैं क्या? अनेक होते हैं। ETC इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, है ना। इस पर पूरा ध्यान दीजिए, ये बेसिक नॉलेज है। इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने अंदर, आपके अंदर में जो हेजिटेशन है उसको समाप्त करने की जरूरत है। आप अंग्रेजी कहीं बोल रहे हैं और सामने वाला आपका अंग्रेजी का अर्थ समझ रहा है, गलत कहाँ है? एकदम बोलिए, फ्लुएंट, है ना। अब यहां पर देखिए ये हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं मेटेरियल नाउन। किसमें? मेटेरियल, मेटेरियल नाउन की बात हम लोग कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटेरियल या सब्सटेंस। इसको सब्सटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। मेटेरियल। और यहां पर देखिए जैसे इसको कैसे पहचान लेंगे, कहिएगा सर। तो जैसे मिल्क है, क्या है? मिल्क। क्या हम मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं, यह अनकाउंटेबल नाउन में भी आता है। इसको कहते हैं वाटर, वाटर, है ना। जैसे टी, कॉफी, घी, गोल्ड, ये सारे के सारे क्या है? मेटेरियल नाउन है। क्या है? मेटेरियल नाउन है। इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। अब यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात ले लें। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम ऑफ सेम क्वालिटीज, स्टेट ऑफ और फीलिंग। फीलिंग्स यानी किसी भी चीज का हम लोग अनुभव करते हैं।
जो हमको एहसास होता है तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे चाइल्डहुड, बचपना एक एहसास करने की चीज है। जैसे यहां पर पेन ले लीजिए, पेन, दर्द, वो किसी को कस के पकड़िए, देखिए दर्द उसको होगा तो महसूस होगा क्या? आपको महसूस होगा, देख नहीं सकते हैं, है कि नहीं है? यह एयर, ये भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना? मैनहुड, इस तरह से ETC हो सकते हैं। ये पांचों आपके, सिर्फ मैंने एक नॉन की चर्चा यहां पर की है। किसकी चर्चा की है? नॉन के बारे में चर्चा की है। अब इसी नॉन को 3 भागों में विभाजित कर लिया गया है। ठीक है, एक कर दिया गया है क्या? प्रॉपर नॉन। दूसरा, अच्छा दिखा देते, वो भी दिखा देते हैं, ले तो ये भी क्लियर कर देते हैं, मिटा दे इसको क्या? देखिए, आप लोग जहां भी पढ़ते हैं ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। पहले अपने आप पर विश्वास, तब अपने सर पर। शायर ने क्या शायर कहा है? बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, और डूबी हुई कश्ती किनारे लग सकती है। मायूस कभी मत होना, मायूस कभी मत होना, यह किस्मत है, कभी भी बदल सकती है। फिर सुन लीजिए, बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, डूबी हुई कश्ती किनारे लग सकती है। मायूस मत होना, जीवन में यह किस्मत है, कभी भी बदल सकती है। बस समझ रहे हैं? आप अपना रोज ईमानदारी के साथ कर्म करते रहिए, उस कर्म का फल देने वाला ईश्वर अल्लाह गॉड है ना? यहां पर देखिए, हम नॉन की ही बात कर रहे थे कि मॉडर्न में नॉन को अब क्या कर दिया है? 3 भागों में विभाजित कर दिया है। एक को कर दिया है जिसको प्रॉपर नॉन, जो मैंने नॉन के अंतर्गत बताया था, जैसे राम, पटना, मोंडे, है ना, गंगा, ETC। दूसरा में कर दिया है काउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन का मतलब जिसकी गिनती हो, उसको हम लोग कहते हैं काउंटेबल नॉन। जैसे बुक, पेन, काव, बॉय, ETC, इसको हम गिन सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं काउंटेबल नॉन। और तीसरा हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नॉन। अब 3 ही भाग में नॉन को बांटा गया। अनकाउंटेबल नॉन, जिसकी गिनती न हो। बस समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे मिल्क, मिल्क, वाटर, घी, सिल्वर, गोल्ड, है ना, ETC। ये 3 भाग में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा
हम शॉर्ट में ही इसको घिसते हैं। नॉन में काफी डीप में मैं पहुंच गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग तेजी में, है ना। सभी आदमी के लिए मैं यहां पर रुक गया हूं, उतार लीजिए इसको। हो गया? आप देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते किसको हैं पहले समझने का प्रयास कीजिए। इधर ध्यान दीजिए, लुक ऑन दी बोर्ड। यहां पे प्रोनाउन जो है, जो नॉन के बदले में आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन इज स्टैंड्स फॉर ए नाउन, ठीक है। नॉन के बदले में जो आता है, जैसे यहां पर ले लीजिए ही, सी, हिज, हर, माई, मी, आई, यू, योर, दे, देम, वी, अस, आवर, etc। पहले समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे यह नॉन के स्थान पर आता है। यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। राम इज गुड, ही इज ऑनेस्ट। राम अच्छा है और वह ईमानदार है। तो यहां पर राम क्या है? नॉन है। यहां पर राम क्या है? नॉन है। और राम यानी नॉन है, ये नॉन के ही स्थान पर ये ही प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है। बस समझ में आया? तो मैं समझ गया, जो नॉन के बदले में आए उसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। जैसे यहां पर एक और देख लीजिए, सीता इज गुड, शी इज पुअर। सीता अच्छी है और वह गरीब है, वह गरीब है। तो यह सी का इस्तेमाल हम लोग सीता के लिए किया है। किसके लिए किया है? सीता। सीता क्या है? नाउन है ना। समझ क्लियर हो गया? अब देखिए, इसको नोट कीजिए। हुआ? अब यहां पे नंबर 3 एडजेक्टिव। यहां पर जो एडजेक्टिव है, सिर्फ ये दर्शाने का हम कोशिश यहां पे कर रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में कि ये है क्या, कैसे पहचानेंगे, है ना। जैसे लास्ट ईयर इंटर में पूछा था ब्लैक के बारे में कि ब्लैक क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है। तो ब्लैक क्या था? एडजेक्टिव। सातों रंग आपका क्या है? एडजेक्टिव है। यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, जैसे फैट, गुड, बैड, सैड, रेड, वाइज, टॉल, स्मॉल, है ना, etc। इस तरह के जो सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं
एडजेक्टिव्स 4 प्रकार के होते हैं, हम बाद में इसको दर्शाएंगे दूसरा दिन, है ना। पूरा पहले समझ लीजिए कि एडजेक्टिव है क्या, फैट, गुड, बैड, सैड, रेड, वाइज, टॉल, स्मॉल, ईटीसी। तो यहाँ पर एक उदाहरण लेकर के हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ समझिए आप लोग, जैसे राम इज गुड, कौन अच्छा है, राम। कौन अच्छा है, राम अच्छा है। राम क्या है, नॉन, इसलिए राम की विशेषता बतला रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। जो नॉन या प्रोनाउन, जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो, उसको उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यहां पर और देख लीजिए, जैसे आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। आई क्या है, प्रोनाउन, तो आई यानी प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है। ये देखिए, ये प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन की विशेषता टॉल बता रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, यह एडजेक्टिव है। पहले पहचानिए, समझिए, उसके बाद इसका जितना भाग काइंड्स है, जितने प्रकार हैं, उसको बाद में हम एक्सप्लेन कर देंगे। पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हुआ, और इंग्लिश में वर्ब जो होता है, उस वर्ब को हम लोग इंग्लिश का सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। अगर इंग्लिश किसी मनुष्य के शरीर से आत्मा निकाल ली जाए, सोल अलग कर दिया जाए, तो पता चला वह मनुष्य खत्म है, कुछ नहीं है, डर है ना। उसी तरीके से यदि इंग्लिश से वर्ब को अलग कर दिया जाए, तो वह अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। बस समझ रहे हैं, उसका कोई ये नहीं होता है। यहां पर पहले समझिए, वर्ब, वर्ब जिसको हिंदी में हम लोग क्रिया भी कहते हैं, वर्ब, वर्ब को समझिए। और वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब को बढ़िया से समझ लीजिए, वर्ब इंग्लिश में बहुत बड़ा योगदान है। वर्ब पहला है जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं, मेन वर्ब या फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, ये भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दोनों वर्ब के बारे में आप अंतर समझ लीजिए कि सर कैसे समझेंगे कि कौन मेन वर्ब, कौन ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम क्लियर करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ईटीसी, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। किस स्थिति में उसको हम क्लियर करेंगे। और यहां पर देखिए, गो, रीड, इट, डू, प्ले, रन, ईटीसी, इसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। कौन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब।
देखिए मेन वर्ब की क्या पहचान है, यहां पर ये जो फुल वर्ब या मेन वर्ब है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, आप लोग हिंदी वातावरण हिंदी परिवेश में है इसलिए मेरी बात को ज्यादा फॉलो कीजिएगा, जिस हिंदी क्रिया यानी वर्ब के अंत में ना हो वह आपका वर्ब है, केवल नाना राना चना को छोड़कर। जैसे खेलना, बोलना, उठना, बैठना, दौड़ना, नाचना, गाना, चिल्लाना, ये सब क्या है, वर्ब है, ये सब वर्ब है। और वो जो मैंने कहा राना नाना चना को छोड़कर वह नाउन है ना। तो यहां पर देखिए गो जाना, रीड पढ़ना, ईट खाना, डू करना, प्ले खेलना, रन दौड़ना, ईटीसी। अब इस दोनों बातों को हम लोग समझ गए। अब दोनों के अंतर को एक एक हम उदाहरण लेकर के दिखाना चाहते हैं, आप लोग जरा सा इस पर गौर कीजिएगा। आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू। यहां दो हीरो है, क्या है, दो हीरो है, एक यहां है एक यहां है। इसको हम लोग कहते हैं मेन हीरो, इसको कहते हैं मेन हीरो, और इसको कहते हैं साइड हीरो यानी हेल्पिंग वर्ब। दो वर्ब यहां आ गया है, आई एम हेल्पिंग यू, तो ये एम जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मेन वर्ब की सहायता के लिए आया है। ठीक है, तो यहां पर मेन वर्ब आपका क्या हो गया, हेल्पिंग। क्या हो गया, हेल्पिंग। अब देखिए इसी को गौर कीजिएगा, यहां पर आई एम रेडी नाउ, अब मैं तैयार हूं, आई एम रेडी नाउ। इसमें कितने हीरो आए हैं, वन, एक ही हीरो है, कौन है, एम। तो ये अपने आप में मेन हीरो, इस फिल्म का मेन हीरो कौन है, एम है। क्या है, मेन हीरो। तो यहां पर ये हो जाएगा मेन वर्ब, समझ में आ रहा है ना, यहां पे हो जाएगा ये मेन वर्ब। फिर इसी के साथ में देखिए आई एम हेल्पिंग यू लगा हुआ है, नहीं, तब यहां पर ये हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये यहां पर हो गया मेन वर्ब। यह खुद अपने आप में जो है सो हीरो है, बस समझ गए। इसी में हम कह सकते हैं, लिख लिया आप लोग क्या, जैसे एक और आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, और कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दोनों पर ध्यान दीजिए। यहां देखिए सीधा लिखा हुआ है आई ईट, मैं खाता हूं, क्या खाता हूं पता नहीं, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं आकर्मक। हिंदी में दो क्रिया होती है, सकर्मक आकर्मक। ये आकर्मक, क्या खाते पता नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए लिखा हुआ आई ईट ए मैंगो, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या खाता हूं, आम खाता हूं, आई ईट ए मैंगो। तो यहां पर हो गया ये ट्रांजिटिव है ना, यह सकर्मक क्रिया हिंदी में कह लीजिए। तो यह हो गया सकर्मक क्रिया। जैसे यू प्ले, तुम खेलते हो, क्या खेलते हो यार, है ना, तो यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो इससे स्पष्ट हो गया
मेरा कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब किया है। और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो वर्ब के और भी 5 रूप हैं, उसका चर्चा यहां पर हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हो गया। मिटाए? है ना? ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहां पर वर्ब फॉर्म्स के बारे में देख लीजिए। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ठीक है, इसको कंप्लीट आप लोग कर लीजिए। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 याद कर लीजिए। यकीन मानिए, कोई भी आदमी आपसे इंग्लिश में हाथ नहीं मिला सकता है, चाहे वो जैसा भी ट्रांसलेट हो। आप इजी वे में कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। शर्त है कि आपको वर्ब्स के 5 फॉर्म याद होने चाहिए। यदि आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश की जानकारी लेना है, तो एकदम जरूरी है। इंग्लिश इज द रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड? चलिए, अब यहां पर देखिए, गो मीन्स जाना, है ना? हम लोग गो को क्या करते हैं, पास्ट रूप में लेते हैं, वेंट। गो का क्या हो जाता है, वेंट। और यहां पर वर्ब 3 में हो जाता है गॉन, है ना? अब वर्ब 4 हो जाता है गोइंग, आईएनजी वाला। इसको हम लोग वर्ब 4 मानते हैं, है ना? अब यहां पर देखिए वर्ब 5 गोज, जो इसका इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहेगा ना किसके साथ करते हैं। अब देखिए यहां पर इट मीन्स क्या होता है, खाना, है कि नहीं? अब इसका हम लोग लिखेंगे एट, ईटन, eating, eats। और भी देख लीजिए, जैसे प्ले, खेलना। प्ले का क्या, खेलना, है ना? तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। जैसे यहां ले लीजिए टेल, टेल मीन्स क्या, कहना, है ना? तो टेल का हो जाएगा टोल्ड, 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 टेलिंग, टेलिंग, टेल्स, है ना? इस तरह से हम लोग इसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 का इस्तेमाल हम लोग ऐसा करता है कि नहीं है? अब देखिए यहां पे, है ना, सी, शा, सिन, सिंग, सीज, कम, केम, कम, कमिंग,
कमिंग, कम्स, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के पांचों फॉर्म को यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहां पर जिसको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 याद नहीं है, समझ लीजिए कि टेंस आपसे बन ही नहीं सकता है। जो किस टेंस में किस वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मैंने अगली वीडियो जो टेंस की बनाया हुआ था, उसमें स्पष्ट क्लियर किया गया था, एकदम स्पष्ट कर दिया था कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 किस किस के साथ लगेगा, पूरा फॉर्मूला लिखा था। तो जब तक कि आप इसको नहीं समझ पाइएगा वो नहीं हो पाएगा। और टाइम एंड टेंस जब पढ़िएगा, बनाइएगा, तब तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस वर्ब को हम लोग समझ गए, है ना। हाँ ठीक है, चलिए अब वर्ब के बारे में हम लोग समझ गए, वर्ब के बारे में। अब आइए 5 नंबर में एडवर्ब। एडवर्ब सबसे पहले एडवर्ब कहते किसको हैं? जो एडजेक्टिव, वर्ब या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाए उसको एडवर्ब कहते हैं। कहीं असर कैसे समझ में नहीं आया तो यहां पर देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम गोज स्लोली। राम गोज स्लोली, राम धीरे धीरे जाता है। क्या है? जाता है। जाता पर जोर पड़ रहा है, तो यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि राम धीरे धीरे जाता है। राम गोज स्लोली, है ना। तो यहां पर इस तरह के शब्द को खास करके एडवर्ब में एक और भी पाते हैं जो मोस्टली इस्तेमाल होता है, जो किसी शब्द के अंत में ज्यादातर एलवाई होता है, तो वह एडवर्ब ही होता है। जैसे लिख लीजिएगा, स्लोली, फास्टली, स्विफ्टली। देखते हैं एलवाई, क्विकली, एलवाई, यहां पे ज्यादातर ऐसा हम लोग देखते हैं रहता है। नो, टुडे, टुमारो, ईटीसी। इस तरह के सेंटेंस से हम लोग पकड़ लेते हैं। अब यहां पर जैसे रहेगा, एक उदाहरण ले लीजिए, राम वेलकम, वेलकम टुमारो। अब मुझे कोई पूछता है कि इसके अंदर में माने एडवर्ब कौन है, क्या पूछेगा? एडवर्ब कौन है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ टुमारो जो है यह एडवर्ब है। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बारे में पूरा डिटेल से ओनली फॉर प्रीपोजिशन का मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें सारी बातें दी हुई है। यदि आप लोगों को पूरा डिटेल से प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना या समझना हो तो अगला जो वीडियो था मेरा, जो प्रीपोजिशन पर आधारित है, आप उसको गहराई से देख सकते हैं।
जिसमें मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन कहते किसको हैं, जैसे नॉन या प्रोनाउन के बीच जो रिलेशन है ना, संबंध स्थापित करता है, उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, दी बुक इज खाली स्थान, दी बेंच। अभी क्या हो गया कि यह जो है किताब बेंच है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, किताब बेंच है, यानी यहां पर जब ऑन लगा देंगे इसका मतलब हुआ दी बुक इज ऑन दी बेंच। यह स्पष्ट हो गया कि यहां पर जो ऑन आया है यह प्रीपोजिशन है। इसी बात को समझने की जरूरत है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग लिखते हैं आई लिव इंडिया। अब इस दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, इन। किसका, इन, जो आई लिव इन इंडिया। तो इसके डिटेल्स में इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, चूंकि एक वीडियो खुद पर्सनली इस पर हम बना चुके हैं। अब आइए 7वां नंबर, कंजक्शन। कंजक्शन जो दो सेंटेंस या दो वर्ड्स या दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। कहे सर कैसे, एक एग्जाम्पल बताइए। तो यहां पर मैं ले लूंगा एज आई एम पुअर बट ऑनेस्ट। आई एम पुअर बट ऑनेस्ट। अब देखिए यहां पर मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं। तो यहां पर जो बट है, ये बट आपका कंजक्शन है। क्या है, आपका ये कंजक्शन है। इसी चीज को पकड़ने का, समझने की यहां पे जरूरत है। जैसे दूसरे नंबर में देख लीजिए, राम एंड सीता, है ना, राम एंड सीता आर प्रेजेंट। अब यहां पर है राम और सीता उपस्थित हैं, ठीक है कि नहीं। यहां पर तो कंजक्शन मेरा कौन हो गया, और जो एंड से जुड़ा हुआ है वह मेरा कंजक्शन हो गया। एक एक पॉइंट को आप लिख लीजिए, फिर देखिए कितना जान आ जाता है। अब देखिए यहां पे नंबर 3 में ले लीजिए, जैसे राम और सीता इज कमिंग, इज कमिंग। अब कह रहा है यहां पे राम या सीता आ रही है, राम या सीता, राम या सीता आ रही है। तो इससे स्पष्ट हो गया दोनों में से कोई एक ही आ रही है। इसलिए यहां पर हमने वर्ब, सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया है। चूंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो यहां पर मेरा कंजक्शन कौन हो गया, और क्या हो गया, और ये कंजक्शन है। लास्ट 8वां बता देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम डिटेल से पूरा बता देंगे। इंटरजेक्शन। अब देखिए इसका क्या अर्थ है, जिससे सुख, दुख, आश्चर्य का बोध हो, उसको हम इंटरजेक्शन कहेंगे, है नहीं। जैसे
एक उदाहरण के तौर पर यहां पर ले लेते हैं। जैसे यहां एक हुर्रा, क्या है? हुर्रा। इसमें पहचान इसकी क्या है? इसको हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं। क्यों पहचान लेते हैं? इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहता है। जैसे एलास, तो यहां साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहता है। यहां साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहता है। बात समझ गए? इसको पहचानना हम लोगों को बहुत इजी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल यहां हुर्रा, हुर्रा आई हैव, हुर्रा आई हैव वन द मैच, हुर्रा आई हैव वन द मैच। आहा, मैंने मैच जीत लिया। आहा, मैंने मैच जीत लिया है ना? जीत लिया है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? खुशी प्रकट कर रहे हैं, नहीं? अब देखिए नंबर 2 में एलास, है ना? राम्स डॉग हैज डाइड। अब यहां पर कर रहे हैं, आहा, राम का कुत्ता मर गया है। क्या कर रहे हैं? राम का कुत्ता मर गया है। यहां पर हम लोग दुख प्रकट कर रहे हैं, है ना? अब देखिए आश्चर्य की बात मैंने की थी। व्हाट ए लवली गर्ल, व्हाट ए लवली गर्ल। यहां पर हम लोग आश्चर्य प्रकट करने की बात कर रहे हैं। व्हाट ए लवली गर्ल, है ना? व्हाट ए सेम, जैसे व्हाट ए सेम, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। इस तरह से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग को यहां क्लियर कर दिए हैं। आप लोग इसको देखिए ध्यान से, वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब जाकर मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का भी। और आप लोगों के भरपूर सहयोग की जरूरत है ना? है ना? चलिए ठीक है।